जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन सा कंटेंट देने का काम किया जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपके जीवन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दें, कहीं ना कहीं चैप्टर की समाप्ति की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसी वीडियो में आपको चैप्टर समाप्त देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम की दृष्टि से, यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आप लोग वीकली रिवीजन किया करेंगे और नोट्स बनाने का कार्य करेंगे जिससे कि जीवन में दुख उत्पन्न ना हो। ठीक है ना। चलते हैं टॉपिक पर, आपका समय ज़्यादा खराब नहीं करेंगे हम। आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या कहता है समझिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से। समझिएगा भैया जी, बीज का अंकुरण जीवाणु तथा ईस्ट में अनोक्सी श्वसन में होता है। किस में होता है भैया जी, एक बार बताएंगे जल्दी से। किसका? बीज का अंकुरण। किसका? बीज का अंकुरण। आप समझ रहे हैं बीज का अंकुरण कैसे होता है? बीज क्या होता है, अंकुरण क्या होता है, ये बताइए। अंकुरण देखा है आपने? क्या सब देखा तो नहीं? अगर मैंने दिखा दिया तो अच्छा। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके घर में आलू आते हैं, आलू के अंदर एक सफेद सफेद सी नुक्की सी निकल आती है। अच्छा, चने तो देखे होंगे, चने को कुराती नहीं है, कहते कुरी हुई चने खाओ, उसके ऊपर एक सफेद सफेद सी डंडी निकलने लगती है, वही बीज का अंकुरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वही बीज का अंकुरण कहलाती है। और यही बात है एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है। बीजों का अंकुरण जीवाणु तथा ईस्ट में अनोक्सी श्वसन में होता है। किसमें होता है? अनोक्सी श्वसन में होता है। कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन, कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है। किसके फलस्वरूप? ऑक्सीजन द्रव कोशिका द्रव में, किसमें कहना सर जी? कोशिका द्रव में। किसकी? कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है। भैया जी ध्यान रखिएगा, अभी 4 एटीपी की बात हो रही। कितने की कहना सर जी? 4 एटीपी की। अब सुनो थोड़ा सा, यहाँ पर एक बार और पढ़ेंगे थोड़ा सा कि देखो, यहां से पढ़िएगा इस लाइन से, देखें थोड़ा सा। कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ते हैं, का कार्य करते हैं। जिनमें से 2 एटीपी किसका कार्य करते हैं? कहना सर जी? ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करते हैं। अति महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से चीजें। समझिएगा, कोशिका द्रव में अनोक्सी श्वसन में 4 एटीपी रहते हैं। कितने? 4 एटीपी रहते हैं, और जिनमें से 2 एटीपी टूटकर ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं। जो इनमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहना सर जी? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से आ जाती हैं, एग्जामिनर आपसे पूछता है बताइए ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं? तो आप कहीं ना कहीं एक उत्तर देने का कार्य कर रहे होंगे कि ना सर जी ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह एटीपी को तोड़ने का, यानी ग्लूकोज को तोड़ने का कार्य करता है। यानी जो हमें श्वसन के निर्माण में 4 एटीपी मिलते हैं, उनमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने का काम करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। आगे बात करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाता है। किसमें? ग्लाइकोलाइसिस में खर्च हो जाता है और 2 एटीपी शेष बच जाते हैं। अब भैया जी 2 एटीपी तो 4 एटीपी होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखना है 4 एटीपी, लिखा है ना। अब 4 एटीपी में से 2 एटीपी ने तो ग्लूकोज को तोड़ दिया और 2 एटीपी शेष बच गए। कितने? 2 शेष बच गए। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि भैया जी 4 एटीपी की बात हो रही, 2 एटीपी में क्या किया? कहना सर जी ऑक्सीजन को तोड़ने का काम किया, 2 एटीपी अभी बचे हैं शेष। अब आगे देखो, 2 एटीपी शेष बचे थे, अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी का लाभ होता है? 2 एटीपी का लाभ होता है। एग्जाम की दृष्टि से एग्जामिनर यही क्वेश्चन करता है आपसे कि बताइए ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी का लाभ होता है? कहना सर जी 2 एटीपी का लाभ होता है। कितने? कहना सर जी 2, है ना। 2 एटीपी का लाभ होता है। इसके बाद बात करेंगे, नोट में महत्वपूर्ण चीजें देखने का काम करेंगे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लिख देंगे सर जी।
वेरी इंपॉर्टेंट किस प्रकार है थोड़ा सा बताइए आप हमें। तो आपको बता दें ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र का प्रारंभ होता है। क्रेब्स चक्र क्या होता है अभी हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल में बताने का कार्य करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र का प्रारंभ होता है और ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच में कड़ी एंटी क्या होती है एसिटाइल, क्या बोलते हैं एसिटाइल, कड़ी एसिटाइल होती है। कड़ी कौन सी होती है एसिटाइल, कहना सर जी चीजें हमें समझ में नहीं आ रही। तो भैया किस लिए खड़े, हम बताएंगे दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझो यहां से थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस लिख लेना है। यहाँ पर क्या लिख लेंगे लाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रेब्स चक्र, भूल जाते हैं हम जो चीजें जीभ पलट जाती है इसलिए बता दिया मैंने। क्रेब्स चक्र का प्रारंभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को हम एसिटाइल बोलते हैं। एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन करता है बताइए ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है। कहना सर जी हमारे सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाने का कार्य किया। कहना सर जी उसको हम एसिटाइल कहते हैं, एसिटाइल यानी सीए कहते हैं। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब समझिए माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण। तो भैया जो माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण किस प्रकार होता है इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको, समझिएगा थोड़ा सा। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं सूत्रकणिका, जो महत्वपूर्ण हो जाती है चीजें, क्या बोलते हैं सूत्रकणिका। हाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसे ऑक्सीशोषण कहते हैं। ऑक्सीशोषण किसे कहते हैं कहना सर माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीशोषण कहते हैं। ऑक्सीशोषण किसे कहते हैं मेरे भैया, कहना सर जी माइटोकॉन्ड्रिया को तुम ऑक्सीशोषण कहते हैं। ठीक है इतनी चीजें सर समझ में आ गई, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन अभी तो होगा जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, ठीक है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है इसलिए उसको ऑक्सीशोषण कहते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला जो चक्र होता है उसको हम क्रेब्स चक्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला चक्र होता है, आपको मैंने कोशिका वाले चैप्टर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह ऊर्जा को बनाने का काम, ऊर्जा को प्रदान करने का काम कौन करता है माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और यही बात आपको आगे भी देखने को मिली है, इसीलिए मैं कहता हूँ जितने भी विद्यार्थी नहीं जुड़े हैं पिछली वीडियो को देखते रहा करें, पिछली वीडियो को देख लें, अपने नोट्स बनाए हैं तो उसको वीकली रिवीजन करें, पिछला भी रिवाइज करें, जिससे कि सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए और बहुत बेहतरीन तरीके से आप पिता की फिक्र को फक्र के बदलते हुए रास्ते पर चले। आगे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाला जो चक्र होता है उसको क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक एक वैज्ञानिक जो थे भैया जी, किसने क्रेब्स नामक एक जो वैज्ञानिक थे ना उन्होंने की थी, इसलिए इसका नाम क्रेब्स चक्र पड़ा। किसका नाम क्रेब्स चक्र पड़ा। अगर अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस क्या है भैया जी, कहना सर जी ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने दो पाइरुविक अम्ल। यहाँ पर पढ़िएगा द्वारा कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप कहना सर जी ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने दो पाइरुविक अम्ल। कितने कहना सर जी दो पाइरुविक अम्ल, कितने दो पाइरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया मेरे भैया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करते हैं पूर्ण अपघटित होकर टूट जाना, पूर्ण अपघटन टूटना होता है। एक पाइरुविक अम्ल क्या होता है अपघटन से 18 एटीपी का निर्माण होता है। एक पाइरुविक अम्ल का टूटने से कितने एटीपी का निर्माण होता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। एक पाइरुविक अम्ल के टूटने पर कितने एटीपी, कहना सर जी 18 एटीपी। कितने 18 एटीपी। अब कहना सर जी दो पाइरुविक अम्ल है हमारे पास, तो 18 दूनी कितना हो गया 36 एटीपी। और एक ग्लूकोज को बनने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है, कहना सर जी 38 एटीपी। अभी तो कहना सर जी ग्लूकोज का तो निर्माण ही ना हुआ, अभी तो 36 एटीपी हुए हमारे पास। महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनता है भैया, अगर वो एग्जामिनर यह पूछ लेता है आपसे कि बताइए हमें कि जो ग्लूकोज बनने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है, कहना सर जी 38 एटीपी की आवश्यकता होती है।
कितने की? 38 एटीपी की। कोशिश किया करें आप लोग क्लास में ही याद हो जाए। वीडियो आप जब देख रहे होते हैं उसको हलचल याद करने का कार्य कीजिए, क्योंकि अगर आप कल को टालते हैं तो कल कभी नहीं आता है। आपका जीवन सिर्फ यही सोचते सोचते रह जाएगा कि न्याय नहीं, कल से प्रारंभ करेंगे, कल से प्रारंभ करेंगे। तो ऐसा हमारे बुजुर्गों का कहना है, देख काल करें सो आज करें सो अब, तो अब ही करो, है ना। हाँ, आगे बात करेंगे। तो समझिएगा किस प्रकार 38 एटीपी का निर्माण हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। 2 पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटित होकर टूट जाते हैं और एक पायरुविक अम्ल अपघटित होने पर 18 एटीपी का निर्माण करता है। मेरे प्यारे, कितने एटीपी का? एक पायरुविक अम्ल में 18 एटीपी, एक पायरुविक अम्ल में 18 एटीपी। कितने? 18 एटीपी, है ना। चलिए सर, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया में कितने पायरुविक अम्ल? कहना सर जी 2 पायरुविक अम्ल। कितने? 2 पायरुविक अम्ल। अच्छा हम ये पूछे ना तुमसे कि बताओ भैया 2 पायरुविक अम्ल, अच्छा ये बताओ हमें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी का लाभ होता है? कहना सर जी 2 एटीपी का लाभ होता है। कितने? 2 एटीपी का लाभ होता है। ग्लाइकोलाइसिस चक्र का प्रारंभ कहां से होता है? उसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र बोलते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? क्रेब्स चक्र नामक क्रेब्स जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसका खोज करने का काम किया था, इस कारण इसका नाम क्रेब्स चक्र पड़ा। हाँ, तो भैया जी 18 एटीपी बन गए। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचने पर 2 पायरुविक अम्ल अपघटित होकर कुल 36 एटीपी का निर्माण करेंगे। कितने? कहना सर जी 36 एटीपी का। ग्लूकोज को बनने के लिए 38 एटीपी की जरूरत होती है, आपको बता दें। अब आगे समझिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट जब लिखा है, अब 2 बता रहे हैं कहां से लेके आ रहे हैं, समझ रहे? कहीं दिक्कत ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप पता जी फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ रहे हैं, है ना, और बाहुबली बैच में पढ़ रहे हैं। बाहुबली बैच का मतलब ही होता है बाहुबली बनना, यानी बहुत परफेक्ट बनना। आप समझिएगा थोड़ा सा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान हमें 2 एटीपी का निर्माण होता है भैया। कितने? 2 एटीपी का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कितने में 2 एटीपी का निर्माण हो? 2 एटीपी का क्या होता है? लाभ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। कहां से होता है? यहां से देखो, ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। किसमें हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है भैया जी, समझे ना थोड़ा सा। माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है, अतः कुल एटीपी की संख्या कितनी हो जाती है? 38 हो जाती है। यहाँ पे भैया जी थोड़ा सा 38 हो जाती है। कितनी? 38 हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे 36 कितने हमें 2 पायरुविक अम्ल से मिले। 36 कितने हमें 2 पायरुविक अम्ल से मिले, और जबकि 2 जो हैंगी जो किससे मिले? ग्लाइकोलाइसिस एटीपी का निर्माण जो 2 हमें लाभ होता था उससे मिलने का काम किया और 38 एटीपी बना, और इसी से क्या हुआ? ग्लूकोज। किसका निर्माण हुआ? ग्लूकोज, यानी एनर्जी का निर्माण हुआ। बहुत आशा करते हैं आप लोगों से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं चैप्टर आज समाप्त होता है इसी वीडियो में। और जीवन के लिए पता इम्पोर्टेंट क्या है? जीवन के लिए इम्पोर्टेंट क्या है आपको बता दें, रिवीजन इम्पोर्टेंट है। यदि आप अपने जीवन में इम्पोर्टेंट रिवीजन को नहीं रखते हैं तो आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी बढ़ लें, आखिर उसी जगह पर आप मिलोगे। हमारे गुरु का कहना था, हमारे जो गुरुजी थे वो कहते थे कि भैया जी अगर टीचर से अपनी कमियां छुपाओगे तो गधे रह जाओगे, और डॉक्टर से अपने रोग छुपाओगे तो रोगी रह जाओगे। इस प्रकार की बातें किया करते थे हमारे सर जी, अभी भी हैं फिलहाल, किया करते नहीं, किया करते हैं। उनका स्वभाव बहुत बढ़िया है, और कहीं ना कहीं उनके वासी बात से ही आज हम यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर कोई यहाँ पर खड़े नहीं हो पाता है। कृपा है प्रभु की, बड़ों का आशीर्वाद है जो इस स्टेज पर खड़े हैं और आप लोगों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करते हुए आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। हम वीडियो में कभी भी स्टार्टिंग में नहीं कहते हैं, आखिरी में इसलिए कहते हैं कि आपको मान लो ना भी सुनने का मन तो कम से कम हटा तो सको वीडियो, है ना, कि नहीं अब तो क्लास पूरी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कहेंगे। तो क्या कर लेना है आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। कौन सा चैप्टर था? श्वसन तंत्र था। आपको बता दें जो अगला चैप्टर है
परिसंचरण तंत्र होगा, अति महत्वपूर्ण होगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, पढ़िएगा जरूर। धमनी वगैरह मिलेंगी, महाधमनी वगैरह। इस साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।